सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। किडनी की बीमारियों के कारण हर साल लाखों लोगों की जान जाती है। दुनिया भर में किडनी से संबंधित बीमारियां मौतों का छठा सबसे बड़ा कारण है। खानपान में लापरवाही और खराब जीवन शैली के कारण लोगों में किडनी की समस्याएं बढ़ती ही जा रही है और हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को यानी कि आज विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद होता है दुनिया भर में किडनी की बीमारियों के बढ़ते प्रसार को रोकना। और आज हम अपने इस कार्यक्रम में किडनी से जुड़ी बीमारी और इसके बचाव, इसके लक्षण के बारे में जानेंगे, जिसके लिए आज बतौर विशेषज्ञ हमारे साथ NHMMI से सीनियर कंसल्टेंट एंड क्लिनिकल हेड नेफ्रोलॉजी डॉक्टर सुनील धर्मानी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर सुनील, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। और डॉक्टर सुनील, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं आपसे कि किडनी की बीमारी क्या होती है और कैसे होती है। ये किडनी की बीमारियां जो हैं बेसिकली दो ग्रुप में बताई जाती हैं कि एक होता है एक्यूट किडनी इंजरी और मोटे तौर पर दूसरा ग्रुप होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। एक्यूट किडनी इंजरी मतलब तत्काल प्रभावित किडनी इंजरी, जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाए या किसी को वॉल्यूम लॉस हो इन द फॉर्म ऑफ कि किसी को लूज मोशंस हो गए या एक्सेसिव वॉमिटिंग हो गई या कोई ड्रग्स ले ली। तो ये क्या हुआ, ये लिया, इसका सेवन किया और अचानक से किडनी में तकलीफ आई जो रिपोर्ट में पकड़ा और इसके लक्षण आए, तो इसको एक्यूट बोलते हैं। तो इसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश हो जाती है कि रिकवरी पूरी हो सकती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ मतलब 3 महीने से ज़्यादा हो गए, किसी कारणवश किडनी ग्रसित है और उसकी किडनी के फंक्शन बिगड़ते जा रहे हैं, जो धीरे धीरे लंबे समय तक मरीज को बिगाड़ते चले जाते हैं। तो इसको अपन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। आप बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, अगर बात करें किडनी की बीमारी के लक्षण की, तो उसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी परेशानी को हम कैसे पहचाने, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? देखिए, अमूमन अगर हम बात करते हैं किडनी डिजीज़ की मोटा मोटी, तो हम लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को ज़्यादा कंसिडर करते हैं। तो यूजुअली अगर किडनी धीरे धीरे डैमेज हो रही तो 80% तक अगर किडनी डैमेज हो जाती है तो किडनी के पास इतनी कैपेसिटी रहती है कि लक्षण नहीं आते। इसलिए शुरुआती अगर हमको चीज़ पकड़नी है तो रिपोर्टों से ही पकड़ में आती है। और यूजुअली उसके बाद अगर 80% डैमेज के बाद जो सिम्टम्स आते हैं वो है चेहरे पे सूजन आना, पाँव में सूजन आना, धीरे धीरे फिर जब और बीमारी बढ़ती है भूख न लगना, उल्टी जैसा लगना, सांस का फूलना, और अगर ध्यान नहीं दिया और गंदगी का लेवल बढ़ जाए तो दिमाग पे असर डाल के झटके तक आ सकते हैं या चमड़ी में खुजली तक करके पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है और बहकी बहकी बातें भी कर सकता है अगर बहुत ज़्यादा उसकी गंदगी ब्लड में बढ़ गई है तो ये सिम्टम्स जो होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, शुरुआती डैमेज में ये नहीं दिखाई देते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी में क्या होता है, चूँकि कारण रहता है पेशाब अचानक से कम हो जाता है उन दवाओं से, इसलिए सूजन जल्दी आ जाती है और कारण भी पता होता है कि किसी वजह से हुआ है, तो उसको आप जल्दी पकड़ पाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शुरुआती जांच में या फिर कहें कि शुरुआत में लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सही समय पर सही इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर सुनील, किडनी की बीमारी की अगर इलाज की बात करें तो आधुनिक तरीके से क्या इलाज इसका संभव हो पाए पूरे तरीके से, और अगर हो पाए तो कैसे इलाज होता है? देखिए, इसीलिए क्योंकि किडनी की बीमारी में सबसे इम्पॉर्टेंट आज के दिन हम जो बैठ के यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं वो है अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस इसीलिए फैलाई जा रही है कि किडनी की बीमारी को अगर आप प्रिवेंट कर लेंगे वही उसका सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक बार प्रोग्रेस कर जाती है तो वो धीरे धीरे फिर डैमेज होते हुए दवाओं के सेवन के बावजूद हमें डायलिसिस और ट्रांसप्लांट पे ले आती है। तो अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो हम उसको दवाओं से, खान पान से और कुछ एक्सरसाइज से प्रिवेंट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, रफ्तार को धीमा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टेज 5 में आ गए, अब स्टेज 5 किडनी की जो ये CKD स्टेजिंग है वो 5 स्टेज में की गई है किडनी की फिल्ट्रेशन की दर। तो जो फिल्टर की दर अगर 1 या 2 स्टेज में है तो उसमें बेटर रहती है वो दर, तो आप ट्रीटमेंट जो देते हो उसका असर ज़्यादा अच्छा आता है, मतलब दवाओं के सेवन से। लेकिन वही स्टेज अगर स्टेज 5 में आ गए तो मतलब अब आपकी किडनी 15% से कम काम कर रही है और अब 2 ही ऑप्शन हमारे पास बचते हैं कि हम गंदगी को कैसे साफ करें, वो है डायलिसिस के थ्रू। खून से गंदगी साफ करें एक, और दूसरा पेट में पाइप डाल के पेट के पानी से ही खून के द्वारा एक्सचेंज करके उसको CAPD बोलते हैं। तो ये डायलिसिस के 2 माध्यम हैं। और अंतिम उपचार है किडनी प्रत्यारोपण। तो ये उपचार हैं
जब हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल डॉक्टर सुनील, अगर किडनी की बीमारी के लिए जांच की बात करें तो कौन सी जांच इसके लिए करानी चाहिए? आमतौर पर कौन से टेस्ट से हम किडनी की परेशानियों को जान सकते हैं? देखिए, किडनी की जो बीमारी की जांच होती है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, दो सस्ती जांचें जो हैं, एक है यूरिन में प्रोटीन की जांच, और आजकल यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो बोलते हैं एक जांच को, और दूसरा है ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन की जांच। अगर हम ये दो जांच कर रहे हैं तो हम ये पकड़ पाएंगे अर्लीस्ट कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम है समझ में आया तो फिर आगे हमें सोनोग्राफी करनी पड़ती है और दूसरी ब्लड की जांचें जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इन जांचों को देखना, और यूरिन में ये भी देखना कि कहीं पस सेल्स तो नहीं आ रहे, ब्लड तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ब्लड आ रहा है तो एक बीमारी का संकेत है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ भी संकेत देता है। तो कभी कभी आगे चल के जांच किडनी बायोप्सी की भी जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, देखिए हम जो अपने दैनिक जीवन में जो खाते हैं, जो 3 टाइम हम खा पी रहे हैं या फिर हम कहें कि बाहरी चीजें खाते हैं, इसका असर हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पड़ता है और इसी से ये पता चलता है कि हम कितने स्वस्थ हैं और स्वस्थ हैं भी या नहीं। आपसे समझना चाहते हैं कि किडनी की बीमारी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इससे हमें बिल्कुल दूरी बनानी चाहिए ताकि हमारा किडनी हमेशा स्वस्थ रहे? देखिए, अगर हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की बात करें कि किसी को कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है और वो कैसे उसको स्वस्थ रख सकता है कि आगे प्रॉब्लम ना हो, तो इसको ऐसे समझना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम पानी की मात्रा 3 से 4 लीटर या 5 लीटर तक भी लें, डिपेंडिंग अपॉन हमारे शरीर की कितनी क्षमता है। तो पानी अच्छे से पिएं। हाइड्रेटेड रहेंगे तो फिल्ट्रेशन अच्छा रहेगा। खाने में नमक की मात्रा मिनिमल स्वाद के अनुसार रहनी चाहिए। जंक फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए, और अगर हम उस तरफ जा रहे हैं जहां मोटापा है तो हमें प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि जब मोटापा आता है तो उस तरफ हम जाते हैं कि जहां शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हमें ऐड होती है। तो इसके लिए उन्हीं प्रिकॉशंस में बोलूँगा, वो 2 जांचें करनी चाहिए कि हमें शुगर तो नहीं, ब्लड प्रेशर तो नहीं। उसका भी 30 साल की उम्र के बाद रेगुलर चेकअप होना चाहिए। इसके अलावा धूम्रपान और अल्कोहल दोनों को अवॉइड करना चाहिए, और डेली 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज रिकमेंडेड है जो हमें डेली करना चाहिए। मॉडरेट एक्सरसाइज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जिम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें हमको हेल्प करेंगी। साथ ही साथ ओवर द काउंटर पेन किलर खाने की जो आदत है उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि पेन किलर जो भी लेना है अपने डॉक्टर से डिस्कस करके लेना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेन किलर्स के ग्रुप हैं जो किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल, तो आप जो भी करें, जो भी एक्शन आगे लें अपने किडनी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, डॉक्टर की सलाह से जरूर लें। डॉक्टर सुनील, किडनी की बीमारी ठीक हो सकती है या फिर नहीं? क्योंकि देखिए अक्सर लोगों के जहन में सवाल होता है जो डॉक्टर्स को नहीं जानते हैं, जो उनसे संपर्क नहीं किए रहते हैं, कि उन्हें डर हो जाता है कि उनकी किडनी पूरी तरीके से ठीक हो भी पाएगी या फिर नहीं। इसके बारे में बताइए। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि जब हम डॉक्टर्स ये देखते हैं कि किडनी क्यों ग्रसित है, कारण अगर वो एक्यूट किडनी इंजरी है तो मैंने कहा मोर देन 95%, इनफैक्ट 99% वो पूरी रिकवर हो सकती है। इसका मतलब है अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ, आपने इन्फेक्शन ठीक कर दिया, चाहे वो मलेरिया के फॉर्म में हो, चाहे कोई और ट्रॉपिकल इन्फेक्शन के फॉर्म में हो, अगर आपने उसको ठीक किया वो करेक्ट होगी। अगर दवाओं के सेवन से बढ़ी और दवाओं का सेवन अभी हाल ही में हुआ है, उसको बंद करने से कई बार पूरी रिकवरी आ जाती है। पानी की मात्रा जब कई बार कम हो, उससे भी किडनी इंजरी होती है, वो भी कंप्लीट रिकवर करती है। लेकिन अगर पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जो मैंने पहले भी बताया, उसके मुख्य कारण क्या है? उसके मुख्य कारण है डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। अंडरलाइंग किडनी डिजीज में आनुवंशिक बीमारी रहती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अगर हम इन किडनियों की बीमारी में गए, मतलब इन डिजीज से, तो फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। अगर हमने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, शुरुआत में ध्यान दिया तो हम रफ्तार को धीमा कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। और अगर ये आगे बढ़ गई तो फिर इसमें दवाओं की सेवन से रफ्तार धीमी करेंगे और स्टेज 5 में पहुंच गए, तब वो डायलिसिस और किडनी प्रत्यारोपण की जरूरत तक पड़ जाती है। बिल्कुल, तो शुरुआत में किडनी रोग का पता चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको शुरुआत में इसका पता चल जाता है तो आप सही समय पर ट्रीटमेंट करा सकते हैं और पूरी तरीके से ठीक भी हो सकते हैं। और डॉक्टर सुनील, किडनी की बीमारी होने पर क्या करना चाहिए? क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? जिन्हें ये रोग है उन्हें किन चीजों से दूर रहना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस होंगे? अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि जिनको ऑलरेडी पता चल गया उनको किडनी की बीमारी है, सबसे इंपॉर्टेंट है
कि जब वो अपनी जांच कराएं, जिसमें यूरिन में प्रोटीन की जांच और किडनी फंक्शन के लिए क्रिएटिनिन की जांच, उसके अनुसार डॉक्टर से फॉलोअप पूछें, उसके निरंतर फॉलोअप में रहें और अपने टेस्ट को खुद भी एसेस करते रहें। दूसरा, अगर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ब्लड प्रेशर की वजह से है तो मैं आजकल हर मरीज को बोलता हूँ कि खुद का ब्लड प्रेशर, होम ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के बाद थोड़ा ब्लड प्रेशर वेरिएट करता है, बढ़ता है, तो घर में 3 टाइम ब्लड प्रेशर लें। शुगर है तो अपना HbA1c हर 3-3 महीने पे कराएं और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस तरह रेगुलर जाने से वो आपको खुद पता चलता है कि किस लाइन पे मैनेज करना है डॉक्टर की मदद से। एक दूसरा है, अगर आप किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं और पाँव में हल्की भी सूजन आ रही है तो हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन शरीर में कितनी सूजन है, पानी की मात्रा को हम कम करने को बोलते हैं। तीसरा है, मैंने फिर बोला, नमक की मात्रा को कंट्रोल करना है और बिना डॉक्टर की सलाह से, जिसके देखरेख में आप हैं, कोई भी अन्य दवाओं का सेवन ना करें। अगर आप उस दौरान किसी और बीमारी से भी ग्रसित होते हैं तो अपने किडनी की डॉक्टर को वो दवाएं जरूर बताएं, ताकि वो समझ पाएगा कि उसकी डोज में कम ज़्यादा करना है क्या। तो ये आपको मदद करता है आगे किडनी की बीमारी को बढ़ने से रोकने में। हाँ बिल्कुल डॉक्टर सुनील, देखिए इसके पहले भी आपने किडनी ट्रांसप्लांट का जिक्र किया था, इसी से जुड़ा अगला सवाल है मेरा, किडनी की बीमारी में डायलिसिस या गुर्दा प्रत्यारोपण क्यों किया जाता है? किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत कब और किसे पड़ती है? किडनी का जब फंक्शन बहुत कम हो जाता है, 15% से 10% से कम, तो मरीज के लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब भी पेशेंट का क्रिएटिनिन 6, 7 या 8 से ज़्यादा हो, लेकिन GFR के फॉर्म में जब भी GFR मतलब किडनी के फिल्ट्रेशन की दर 10 ml से कम हो और मरीज को साथ ही साथ लक्षण आ रहे हो, जो मैं फिर से बताता हूँ, भूख न लगना, उल्टी जैसा लगना, सांस फूलना और सूजन आना, इस तरह के अगर लक्षण आ गए तो इसका मतलब है अब आपको डायलिसिस या प्रत्यारोपण की ज़रूरत है। अगर लक्षण आ रहे हैं तो उस वक्त डायलिसिस करना है। डायलिसिस 2 प्रकार के हैं, हीमोडायलिसिस मतलब ब्लड के माध्यम से, जिसमें हम इमरजेंसी होती है तो एक नस होती है गले में, उसमें पाइप डाल के, कैथेटर बोलते हैं, उससे डायलिसिस करते हैं, या फिस्चुला बनवाते हैं जो हाथ में 2 नसों को जोड़ के बनता है। और दूसरा है, पेट में एक पाइप डाल देते हैं, इसके थ्रू करते हैं, उसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं, वो घर पे की जा सकती है। दूसरा, अगर ये लक्षण तुरंत दब गए डायलिसिस से तो अगला स्टेप है कि हम घर में अगर फैमिली डोनर्स अवेलेबल हैं तो हमें किडनी प्रत्यारोपण के लिए जाना चाहिए और हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और अगर डोनर नहीं भी अवेलेबल है तो हम ब्रेन डेड पेशेंट की एक रजिस्ट्री होती है हर स्टेट में, इसको कैडावरिक रीनल ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, उसमें आप अस्पताल में आके रजिस्टर करा सकते हैं और आपके ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग जब नंबर आएगा तो आपको बुला लिया जाता है। डॉक्टर सुनील, देखिए किडनी दान के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, तो इससे जुड़ी कुछ जानकारियां आपसे चाहते हैं कि किडनी डोनेट कौन कर सकता है, किडनी डोनेशन में क्या रिस्क होता है, इसके बारे में जरा बताइए। किडनी डोनेशन आज की डेट में फैमिली रिलेटिव्स दे सकते हैं, जैसे भाई बहन, मदर फादर, बेटा बेटी एंड वाइफ, ये लीगैलिटी के अंतर्गत दे सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कैडावरिक रीनल ट्रांसप्लांट, जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं जिनमें जैसे ब्रेन में स्ट्रोक आ गया और अब ये बोल दिया कि ब्रेन एक्टिव उतना नहीं रहेगा, भले हार्ट चल भी रहा हो, तो ऐसे कई फैमिली रिलेटिव वॉलंटरी डोनेशन से आगे आके बोलते हैं कि अपने उस रिलेटिव को वो डोनेट करना चाहते हैं जो हॉस्पिटल में रहते हैं। तो अगर किडनी फंक्शन का ठीक है, हार्ट ठीक चल रहा है और बाकी पैरामीटर देखते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं और गवर्नमेंट फिर जो एक रजिस्ट्री चलती है वो उसके अकॉर्डिंग उसको एलोकेट करती है कि किसको जाएगा। तो ये दोनों जो ट्रांसप्लांट की अब हम बात करते हैं, ये आज हमारे प्रदेश में बहुत अच्छे से दोनों प्रोग्राम चल रहे हैं, लाइव रिलेटेड और कैडावर रिलेटेड। दूसरा, इसको अगर अपन करते हैं तो क्या इससे कोई नुकसान है? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन का सक्सेस रेट मोर देन 95% है। हालांकि ये सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, लेकिन 95 to 97% रिजल्ट्स हैं। इनमें हम 3 दवाएं देती हैं जो शरीर के लड़ने की क्षमता कम करते हैं, इसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स बोलते हैं। और सावधानी के तौर पर मरीज को आगे यही देखना पड़ता है कि कोई इन्फेक्शन ना हो, और खान पान जो है उसको समझाया जाता है कैसा लेना है, और 2 महीने तक डॉक्टर उसको अपने ही शहर में निगरानी में रखता है, और 6 महीने तक पेशेंट का जो डोज रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, जो धीरे धीरे कम करते जाते हैं। तो अगर पेशेंट सतर्क है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती।
रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है, लेकिन वो भी डॉक्टर की निगरानी में जल्दी पकड़ के ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, देखिए अब बात करते हैं आपके हॉस्पिटल यानी कि NHMMI की। तो यहाँ पर किडनी रोग के इलाज के लिए क्या सुविधाएं, क्या खास यहाँ पर होता है? NHMMI में डायलिसिस यूनिट एक बिगेस्ट यूनिट है छत्तीसगढ़ की, जिसमें 54 मशीन्स हैं अभी हीमोडायलिसिस की। तो यहाँ पे हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस पेट के माध्यम से डायलिसिस, और एक्यूट किडनी इंजरी के केसेस के लिए हीमोडायाफिल्ट्रेशन एक मशीन अलग होती है, और CRRT करके एक मशीन होती है जिसको आप 24 घंटे स्लो डायलिसिस कर सकते हैं, और स्लेट डायलिसिस। ये सारी डायलिसिस की सुविधाएं, इसके साथ साथ क्लिनिकल नेफ्रोलॉजी के ट्रीटमेंट की सुविधाएं और किडनी ट्रांसप्लांटेशन की, दोनों कैडावर रिलेटेड और लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांटेशन। ऑलरेडी हम बहुत ट्रांसप्लांट कर चुके हैं जो अभी भी ऑनगोइंग है। तो ये प्रोग्राम हमारे यहाँ से किडनी से जुड़ी सारी समस्याओं का इलाज है जो ऑनगोइंग है हमारे अस्पताल में। हाँ बिल्कुल डॉक्टर सुनील, देखिए अब तक हमने बात की किडनी रोग के जो लक्षण होते हैं, कारण होते हैं, इनका क्या इलाज है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसका हमारे शरीर में काम क्या होता है। क्योंकि देखिए आम लोगों को अक्सर ये नहीं पता होता है कि किडनी का हमारे शरीर में क्या काम है। तो एक बार हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप एकदम आम शब्दों में ये समझा दें कि किडनी का हमारे शरीर में क्या उपयोग है, क्या ये हमारे शरीर में काम करती है, और कितनी स्वस्थ रहना इसका कितना जरूरी है। देखिए, किडनी एक मुख्य अंग है जिससे शरीर की गंदगी पूरी निकलती है। तो पहला जो कार्य है, शरीर जो हम खान पान हमारा जो रहता है, और वो जब ब्रेक डाउन होता है तो वो किडनी के द्वारा गंदगियां फिल्टर होती हैं। तो फिल्ट्रेशन पहला काम है। दूसरा है पानी की मात्रा को बैलेंस बनाना। आप 3 लीटर पीते हैं कि 6 लीटर पीते हैं कि 8 लीटर, अगर आप नॉर्मल है तो किडनी उसी हिसाब से उसको निकालती है। तीसरा होता है नमक की मात्रा को बैलेंस करके रखना। अगर आप ज़्यादा नमक ले तो किडनी डिसाइड करती है कितना रोकना है और कितना छोड़ना है। और चौथा है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके चलना। पांचवा फंक्शन है इसका, हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में रहता है, एक पदार्थ किडनी से निकलता है, इसको एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं। वो हमारा हीमोग्लोबिन हड्डी पे काम करके ब्लड बनाता है, वो मेंटेन करता है। छठा है हमारी एक्टिव विटामिन डी जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, वो भी किडनी द्वारा ही होता है। तो किडनी के ये अनेकों फंक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किडनी बराबर काम कर रही है तो ये सब ठीक रहेगा। जैसे ही किडनी की तकलीफ बढ़ती है तो हमें इस फॉर्म में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, विटामिन डी इफेक्ट हो जाता है, तो हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर किडनी की बीमारी आ जाए, नमक की मात्रा का बैलेंस बिगड़ जाता है, सूजन इसीलिए आती है। तो इसलिए इसका स्वस्थ रहना जरूरी है और ये लक्षण इसी तरह संबंधित है। हाँ बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा इसका स्वस्थ रखना जरूरी है। जैसे कि आपने बताया कि जो लक्षण होते हैं नजरअंदाज आप बिल्कुल भी ना करें ताकि आपकी किडनी हमेशा स्वस्थ रहे। डॉक्टर सुनील, अगर बात करें किडनी ट्रांसप्लांट के जिक्र आपने पहले भी किया था, तो आपसे समझना चाहते हैं कि इसके यानी कि किडनी के ट्रांसप्लांट के बाद क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं एक मरीज को? देखिए, ट्रांसप्लांटेशन जब हम करते हैं तो मरीज को यूजुअल एडवाइस रहती है कि वो ट्रांसप्लांटेशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो दवाएं हम इम्यूनो सप्रेसेंट दे रहे हैं, जिस टाइम पे हम दे रहे हैं, वो उसी टाइम पे और उसी डोज पे निरंतर लेगा। अगर वो भूल जाता है तो अलार्म लगाएगा, वो उसको हम सिखाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो ख़राब होती हैं वो इसी समझ की वजह से होती है कि ये गोलियाँ खाना भूल जाते हैं या आगे पीछे हो जाती हैं दवाएँ। दूसरा है इन्फेक्शन से बचाव, क्योंकि हमारे शरीर की लड़ने की क्षमता उस वक्त कम होती है शुरुआत में। तो हम मरीज को बताते हैं कि मास्क पहनना है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, और जिस एनवायरनमेंट में वो रहेगा वो सेपरेट रूम होना चाहिए और वो कोशिश करे कि वहाँ पे भी रूम बहुत नीट एंड क्लीन और हाइजीन तरीके से अगर संभव हो तो मेंटेन करें, और वो मास्क ज़रूर पहने। तीसरा है, यूजुअली हम शुरुआत में जो खाना एडवाइस देते हैं, जो डाइट देते हैं, थोड़ा बॉइल्ड फूड रखते हैं। कच्चे फ्रूट फल खाने को मना करते हैं कि इन्फेक्शन से अवॉइड करें, और बाहर के खाने को भी हम मना करते हैं। इन सब के साथ पानी का बराबर सेवन और रेगुलर जांचों के साथ मरीज हमें दिखाएं। धीरे धीरे जब 3 से 6 महीने बीतते हैं फिर हम उनको इंटरैक्ट करने के लिए बोलते हैं, और मरीज की दवाओं का डोज तब काफ़ी कम हो चुका होता है। तो शुरुआत के प्रिकॉशन यही है, जिसमें मुख्य प्रिकॉशन है
अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना। ऐसे लोग जो घर में हैं, कई बार सर्दी खांसी होती है, उनसे भी बच के रहना, क्योंकि ट्रांसप्लांट पेशेंट की लड़ने की क्षमता कम होती है तो इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर सुनील, देखिए अक्सर एक कहा जाता है कि जितनी बीमारियां होती है या फिर कहें कि एक समय के बाद, एक उम्र के बाद हमारा शरीर उतना स्वस्थ नहीं हो जाता है, और ये वजह कि कई सारी बीमारियां हमें होने लग जाती है। लेकिन क्या अगर किडनी की बीमारी की बात करें तो किडनी भी क्या एक समय के बाद, एक उम्र के बाद खराब होनी शुरू हो जाती है, या फिर इसकी कोई उम्र ही नहीं होती? एक नॉर्मल व्यक्ति में 30 साल की उम्र के बाद किडनी की फिल्ट्रेशन की दर 1 ml पर ईयर कम होती चली जाती है। तो आप समझ लीजिए कि अगर वो 70 साल का हो जाए तो एक नॉर्मल तरीके से 120 की अगर 120 ml का GFR था, मतलब किडनी की फिल्ट्रेशन की दर, तो वो 40 ml माइनस होके 80 ml तक रह जाता है। तो किडनी का बुढ़ापा 30 साल के बाद धीमे धीमे उसका फंक्शन माइल्ड कम होने ही लगता है। तो किडनी इसीलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि हम उसका ध्यान इसीलिए रखें कि ऑलरेडी जैसे हमारे अंग बुढ़े होते हैं, तो किडनी के लिए ये 30 साल के ऊपर ये बोला गया है कि हल्का काम करना कम कर देती है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर सुनील, देखिए समय की हमारे पास थोड़ी कमी, लेकिन लगभग सारी जानकारी आपने हम तक पहुंचा दी है किडनी रोग से जुड़ी हुई। इसलिए चाहते हैं कि अंत में विश्व किडनी दिवस के दिन आप हमारे दर्शकों को किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कोई सलाह दे दें। किडनी को अगर हमें स्वस्थ रखना है और हमें अगर किडनी की बीमारी नहीं है, तो मैं सबको ये बोलूँगा इस वर्ल्ड किडनी दिवस पर, जिसमें ये सवाल के साथ थीम है कि आर योर किडनीज ओके, क्या आपकी किडनी स्वस्थ हैं, उनको पहचानें, डिटेक्ट करें क्या प्रॉब्लम है और प्रोटेक्ट करें किडनी हेल्थ को। कैसे करेंगे? सबसे पहले अच्छे अमाउंट में पानी को पिएं, 3 से 4 लीटर पर डे। नमक को कंट्रोल करें, जंक फूड अवॉइड करें, और डेली आधा घंटा या 25 मिनट की एक्सरसाइज करें। और साथ में ये हैबिट बंद करें कि अगर कोई भी दर्द हो रहा है, ओवर द काउंटर हम जो पेन किलर्स लेते हैं, अगर आप ये सब करेंगे, और इसके साथ मैं ऐड करूंगा कि 15 मिनट का मेडिटेशन आपकी किडनी में और सहयोग देगा और उसको और हेल्दी बनाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, तो हम भी अपने दर्शकों से यही उम्मीद करते हैं और यही अपील भी करते हैं कि आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखें। और अगर आपको कोई भी लक्षण, जैसे कि डॉक्टर सुनील ने बताया, अगर किडनी रोग से जुड़े हुए आपको दिखते हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क जरूर करें और आगे अपना ट्रीटमेंट कराएं। डॉक्टर सुनील, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और किडनी रोग से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास के पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।